अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है हमने कैलकुलस एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। मल्टीपल इंटीग्रल। पहले जो है हमने सिंगल इंटीग्रल जस्ट स्टडी किया है। हमें पता है सिंगल इंटीग्रल जो है हमें किसी भी कर्व का एरिया देता है दो स्पेसिफिक बाउंड्रीज में, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम आज डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डबल इंटीग्रल। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कोई भी सरफेस होगी। ये चीज आप नोट कर ले, मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि डबल इंटीग्रल जो है वो हमें क्या देता है, किसी भी कर्व का हमें वॉल्यूम देता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा फंक्शन है टू वेरिएबल का। लेट जी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई be a function of two variables which is defined and is bounded in a closed region D of the xy plane। इधर से जो है हमें डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बस आपको जो है वो समझ आना चाहिए। ये देखें, ये है डबल इंटीग्रल की नोटेशन। डी एक्स डी वाई, पहले एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे फिर वाई के लिहाज से, या डी एक्स डी वाई जो है ये एलिमेंट जो है ये हमें क्या देता है, ये एरिया देता है। डी एक्स डी वाई ये क्या देता है, एरिया, तो इसको हमने डी ए लिख दिया। ठीक है। और इसको जो है उन्होंने ये देखें, ये भी वही चीज है। अगर हम रायमन सम में बात करें कि रायमन सम हमने लिया है, हमने उससे डबल इंटीग्रल फाइंड किया है, तब ये चीज बन जाएगी हमारे पास। ठीक है। The existence of the limit depends on the nature of the function. It is known from advanced calculus that the limit always exists if f of x y is continuous over d। क्योंकि जब हम डबल इंटीग्रल फाइंड करते हैं सिंपल जो बेसिक लेवल पे है, तो हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो हमें पता है उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ये चीज वही बात मैंने आपको बता दी कि डबल इंटीग्रल एज वॉल्यूम, डबल इंटीग्रल जब हम किसी भी कर्व का लेते हैं दो स्पेसिफिक बाउंड्रीज पे, तो हम कहते हैं कि वो हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। द इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स from definition is complicated and tedious. Double integral are calculated by using the techniques of integration। उन्होंने कहा डेफिनेशन से अगर हम देखें तो हमें डबल इंटीग्रल जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स डिफरेंट हैं, उसके रूल्स हैं, हम वो यूज करें तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल से पहले उसको करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एक्स के लिहाज से पहले कर लिया फिर वाई के लिहाज से कर लिया, या वाई के लिहाज से पहले कर लिया फिर एक्स के लिहाज से कर लिया। दिस इज डन बाय expressing our double integral एज एन आइट्रेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल। उन्होंने कहा डबल इंटीग्रल को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, हम उसको आइट्रेटेड इंटीग्रल, आइट्रेट का मतलब होता है रिपीटेड प्रोसेस जो होता है उसको हम आइट्रेटेड प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें सेम स्टेप को हम बार बार रिपीट करें। इसमें भी यही है कि हमने अगर एक्स के लिहाज से किसी चीज को इंटीग्रेट किया तो हमने वाई को कांस्टेंट लिया है, फिर हमने वाई के लिहाज से इंटीग्रेट किया तो एक्स को कांस्टेंट लिया है। तो ये हमने क्या किया, एक ही चीज को, एक ही प्रोसेस को दो बार अप्लाई किया है, जिसको हम आइट्रेटेड इंटीग्रल बोल रहे हैं। We state without proof the rules of expressing double integral as an iterated integral। सबसे पहले क्या है, उन्होंने कहा है कि अगर ये है हमारे पास, इसको ये सारा छोड़ दें, अगर इधर से कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या है कि y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट किया, y की लिमिट्स पहले ले ली। y की लिमिट्स किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में। हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स हो, जी वन ऑफ एक्स किसके बराबर हो, x के बराबर हो, जी स्क्र ऑफ एक्स किसके बराबर हो, एक्स स्क्र के बराबर हो। तो जिसमें वेरिएबल आ रहा हो एक, जैसे x या y, अगर किसी भी लिमिट में वेरिएबल आ रहा हो तब उसको हम अंदर रख लेते हैं, जो कांस्टेंट हो उसको बाहर लेके हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब पहले इधर जो है हम y के लिहाज से करेंगे, दूसरी बार हम x के लिहाज से करेंगे, तो हमें ये एक कांस्टेंट नंबर दे देगा। ठीक है। इसी तरह हो सकता है हमें जो है वो x की लिमिट्स जो है उसमें हमें क्या मिल जाए,
एक्स की लिमिट में हमें कोई वेरिएबल मिल जाए तो फिर हम एक्स के लिहाज से पहले करेंगे। ये देखिए, एक्स की लिमिट्स क्या है, वाई का फंक्शन है h1 ऑफ y h2 ऑफ y। ठीक है, एक्स की लिमिट्स क्या है, वाई का फंक्शन है। तो इधर हमें जरूरत है कि हम एक्स के लिहाज से पहले करें, तो फिर जो अगला इंटीग्रल आएगा जिसको हमने वाई के लिहाज से करना है वो सारा वाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि h1 और h2 किसका फंक्शन है, वाई का। तो फिर हम कांस्टेंट सी डी लिमिट अप्लाई करके तो हमारे पास एक जो है वो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने खुद सिलेक्ट करनी है। अगर दोनों ही कांस्टेंट हो, ये देखें, एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी, और वाई जो है उसकी भी लिमिट्स कांस्टेंट है, तो फिर हमारी अपनी मर्जी है कि हम एक्स के लिहाज से पहले करें या हम वाई के लिहाज से पहले करें, वो दोनों की वैल्यू जो है बराबर आएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक्स के लिहाज से पहले करें या वाई के लिहाज से पहले करें। ठीक है, सिंपल सिंपल इन्होंने जो है वो एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जो है वो डबल इंटीग्रल कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे पास कोई भी डबल इंटीग्रल गिवन हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, हमें पता है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। जो फंक्शन होगा सारा, जो इंटीग्रेंट अंदर होगा, उसको हम इस तरह पुट करके किस में ट्रांसफर कर लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और ये जो एरिया एलिमेंट है डी ए, जो डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स के बराबर है, उसको भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद जो इसकी लिमिट्स हैं, जो एक्स की लिमिट होंगी जो वाई की लिमिट होंगी, उसको भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कार्टेशियन में हमारे पास लिमिट्स होती हैं एक्स और वाई की। जब हम पोलर में जाते हैं तो हमें आर और थीटा की लिमिट्स चाहिए होती हैं इंटीग्रेट करने के लिए। ये देखें, अब ये जो है ये थीटा का फंक्शन हो सकता है, या थीटा की वैल्यू हमें पता है अगर, तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है। उसके बाद आर की वैल्यू, आर हमें पता है रेडियस है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इधर से ये जो डी ए है ना, डी एक्स डी वाई के बराबर है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर डी थीटा के बराबर है। ये क्यों आर डी थीटा के बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि ये आर किधर से आया। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये आर जो है, क्योंकि कार्टेशियन में आप देखें सिर्फ डी एक्स और डी वाई आया है, लेकिन अगर हम पोलर में चले जाएं तो आर डी थीटा आ जाता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब हम एक फंक्शन को दूसरी उसकी जो है वो कार्टेशियन को पोलर में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें उसके जैकोबियन की जरूरत पड़ती है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वेक्टर एनालिसिस में लिखी हुई है, उधर से जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इधर सिंपल इतना बता दूं कि ये आर जो है ये जैकोबियन है। जब एक फंक्शन को हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम उसके जैकोबियन की जरूरत पड़ती है, जैकोबियन उसका फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आर जो है ये इसका क्या है, ये जैकोबियन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैं इधर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर हम स्फेरिकल में जाएं तो उधर आर स्क्वायर आर साइन थीटा आई थिंक होता है। ठीक है ना, तो उसका जैकोबियन वो बनता है। तो ये इसका जैकोबियन है, जो जैकोबियन यूज ही इसलिए होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए फंक्शन को हम उसके जैकोबियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया एलिमेंट इस चीज के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। डी आर डी थीटा तो उसके चले कोऑर्डिनेट्स हैं और आर इसका जैकोबियन है। ये आगे जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको सिंपल वही तरीका है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 सारे ये डबल इंटीग्रल की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया एंड वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल यूज करते हुए हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं या वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
ये चीज तो आपने जहन में रखनी है, डबल इंटीग्रल हमें वॉल्यूम देता है। एरिया की बात जो इन्होंने की है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली डबल इंटीग्रल जब हमें एरिया देता है ना, फर्स्ट इंटीग्रल होता है। ये देखें, ये डबल इंटीग्रल है और डी ए जो है वो एरिया का एलिमेंट है। इन्होंने बताया कि वाई की लिमिट्स ये हैं, वाई की लिमिट्स लगा दी g2 ऑफ x माइनस g1 ऑफ x। ये एक्चुअली कर्व होती है हमारे पास, तो कर्व का हम फर्स्ट इंटीग्रल लेते हैं तो वो एरिया देता है। बात यही है, ठीक है ना। हमने सिंपल यही किया कि एक्चुअली डबल इंटीग्रल जब हमें एरिया देता है तो हम फर्स्ट इंटीग्रल की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिया डबल इंटीग्रल एरिया एलिमेंट का, उसके बाद वाई की लिमिट्स पुट की, तो ये क्या आ गया, ये चीज आ गई। तो ये चीज जो है वो एक्चुअली कर्व है, कर्व का जब फर्स्ट इंटीग्रल लिया तो एरिया आया। मैंने काफी क्वेश्चन इस तरह के सोल्व किए थे कि एरिया फाइंड करने का कहा गया, उसमें मैंने डबल इंटीग्रल लगा दिया तो एरिया आ जाता है। वो एक्चुअली फर्स्ट इंटीग्रल ही होता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, बात यही जहन में रखनी है कि डबल इंटीग्रल हमें वॉल्यूम ही देता है। ये चीज उन्होंने कहा, हमने पढ़ी है। एग्जाम्पल्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं खुद ही एग्जाम्पल नहीं करवाती, कि मैथमेटिकल जो स्टेप्स हैं वो सबको करने आते हैं, उसमें किसी को मसला नहीं होता। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। डबल इंटीग्रल की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। मैथ्स फाइंड करने के लिए यूज होता है, ये देखें, मैथ्स का फॉर्मूला ये है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये है, वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये है। यहाँ भी सारे डबल इंटीग्रल यूज हो रहा है, इसमें भी मसला नहीं है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ये जो एक्स बार और वाई बार के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये आपने याद करने हैं। नीचे देखें, नीचे मैस ही होता है। ये वाला जो मैस फर्स्ट पॉइंट में फाइंड किया है ना, नीचे मैस ही होता है। ऊपर जो है वो आपने याद करना है। उसके बाद जो है डबल इंटीग्रल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। अबाउट एक्स एक्सिस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है। अबाउट वाई एक्सिस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है। वाई है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स है तो वाई स्क्वायर आ रहा है। उसके अलावा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो ये है। ये वैसे ना भी याद करें तो इसमें इश्यू नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स आपको आने चाहिए। ये सारी इसकी आगे एप्लीकेशन है थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से बताया कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करें, इसके ये चीज फाइंड करें। जहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।